बर्फीली पहाड़ियों के बीचों बीच बसा एक छोटा सा गांव ढोलकपुर। वहां एक विशाल पीपल का पेड़ था जिसकी डालियों पर एक घर टंगा हुआ था। लकड़ी से बना वो घर दूर से देखने पर सपनों जैसा लगता था, लेकिन उस घर के भीतर जो जिंदगी पल रही थी वो एक भयावह कहानी थी। उस पेड़ पर रहने वाली थी रेशमा, एक सीधी सादी कमजोर आवाज वाली लड़की। ये लीजिए माँ जी, मैं आपके लिए चाय बना के लाई हूँ गरम गरम। ओहो, मेरे सामने ज्यादा अच्छी बनने की कोशिश मत करो। अरे भाई, तुम जो मेरे सामने इतना अच्छा बन रही हो, ऐसा तुम्हारी माँ ने क्या दिया था? सिर्फ और सिर्फ एक दो जोड़ी कपड़े और एक टूटा फूटा फर्नीचर, लोकल वाला। चलो चलो जाके घर के काम करो, मेरे सामने ज्यादा अम्मा बनने की जरूरत नहीं है। उसकी शादी 2 साल पहले हुई थी विक्रम से, गांव के सबसे दबंग और रुतबेदार परिवार का बेटा। रेशमा के मायके वाले तो सोचते थे कि उनकी बेटी अब रानी बन गई है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि रेशमा एक ऐसे घर में आई है जो बाहर से सुंदर और अंदर से सड़ चुका था। विक्रम की माँ रत्ना देवी उस घर की मालिकन थी और उसकी निगाहें हमेशा रेशमा के चेहरे पर ऐसे जमी रहती जैसे शिकारी शिकार पर। तू मायके से क्या लाई थी? 2-4 बर्तन और टूटा फूटा फर्नीचर? वाह रे वाह, किस्मत हो तो तेरे जैसी। 2-4 सामान लाकर महारानी बन गई है। वो हर सुबह रेशमा को ताने देती। रेशमा चुप रहती। उसका मन चाहता कि वो चीखे, भागे, पेड़ से कूद जाए, लेकिन पेड़ बहुत ऊंचा था और उसकी हिम्मत बहुत छोटी। विक्रम उससे कभी सीधे मुंह बात नहीं करता था। मुझे कुछ जरूरत है सामान की, क्या तुम मेरे को बाजार लेकर चल दोगी? मुझे कुछ जरूरी सामान लाना है। मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूं जो तुम्हें बाजार लेकर जाऊं। अपनी औकात में रहो और ज्यादा हुक्म मत चलाओ। अरे आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? आप तो मेरे पति हो, अगर मैं आपसे नहीं बोलूंगी तो किससे बोलूंगी? मैं आपकी बीवी हूँ, आपका फर्ज है मेरी जरूरतों को पूरी करना। मुझे तुमसे कोई मोहब्बत नहीं है। मैंने तुमसे शादी सिर्फ अपनी माँ के कहने पर की थी, और तुम मेरी पत्नी नहीं, मेरी नौकरानी हो। इसलिए नौकरानी की तरह रहो और मेरी सेवा किया करो। रेशमा हर रात अकेले उस पेड़ के घर की दीवारों को देखती रहती। पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। सब लड़कियों की ख्वाहिश होती है उनका पति प्यार करे, पर मेरे वाले तो मेरे से प्यार करना था दूर, मेरी तरफ देखते तक भी नहीं। दीवारें जो सुनती थीं लेकिन बोल नहीं सकती थीं। एक दिन जब सब खेत में गए हुए थे, रेशमा पेड़ की जड़ों के पास बैठी रो रही थी। तभी गांव की एक बूढ़ी औरत गंगाबाई वहां आई। बिटिया, इस पेड़ के नीचे बहुत कुछ दफन है। तू पहली लड़की नहीं है जिसके साथ ये सब हो रहा है। आज तक जो भी इस घर में रही है, या तो उसे पागलपन ने निगल लिया या फिर मौत ने। ये घर सिर्फ दिखने में शांत है, अंदर से इसकी जड़ें झर से भरी हैं। रेशमा चौंकी। गंगाबाई ने बताया कि ये पेड़ पहले एक सती का स्थल था, जहां एक स्त्री को जबरदस्ती जिंदा जलाया गया था। उसकी आत्मा आज भी वहां बसती है और उस घर में जो भी स्त्री जाती है वो या तो टूट जाती है या कुछ बदल जाती है। रेशमा ने पहली बार अंदर से कुछ महसूस किया, एक गुस्सा, एक आग। अगले दिन रेशमा ने रत्ना देवी को जवाब दिया। बहू, क्या तू हर वक्त खड़ी रहती है? चल जाके मेरे लिए चाय बना के ला, वरना बेटा याद रखना, आज अगर तेरा पति आ गया ना काम पे से घर वापस, तो तेरी हड्डी तुड़वा दूंगी अच्छे से। फिर मत कहना माँ जी ने पिटवा दिया। माँ जी, आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, आप ऐसा बोलते हो? आप खुद भी तो एक औरत हो। अगर आपका पति आपको ऐसे मारता तो आपको अच्छा लगता? और एक बात बताइए, मेरी माँ ने आपको दहेज में जहर दिया था क्या, जो आप हर वक्त मेरे पे उगलती रहती हो? रत्ना देवी चौंकी। पहली बार किसी ने उससे ऐसे बात की थी। विक्रम ने जब शाम को रेशमा को गुस्से से थप्पड़ मारना चाहा तो रेशमा ने उसकी कलाई पकड़ ली। खबरदार, अगर मेरे पे हाथ उठाने के बारे में सोचा भी, अगर इस बार मेरे पे हाथ उठाया ना किसी ने भी, तो इस बार मैं अपने आप को नहीं, तुम्हें खत्म कर दूंगी। उस रात रेशमा ने उसी सती की कहानी की किताब पढ़ी। उसने देखा कि पेड़ की हर डाल, हर पत्ता जैसे उसे पुकार रहा था। अचानक हवा तेज हुई, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। रेशमा बाहर आई और एक डाल पर हाथ रखकर बोली, तुम कौन हो? अगर तुम सच में हो तो प्लीज मेरे को बताओ, मैं क्या करूं? मुझे इस घर से मुक्ति चाहिए। अब मेरा यहाँ दम घुटने लगा है, मैं अब और नहीं रह सकती यहाँ। तभी बिजली चमकी और घर की एक दीवार से पुरानी चीजें गिर गईं। एक संदूक मिला जिसमें पुराने दस्तावेज थे।
इस घर की असली मालिक रेशमा जैसी एक स्त्री थी, नैना, जिसे रत्ना देवी के पति ने मारकर दफना दिया था। सब कुछ कागजों में दर्ज था। अगले दिन रेशमा वो कागज लेकर गांव के सरपंच के पास गई। गांव में हड़कंप मच गया। रत्ना देवी और विक्रम की असलियत सबके सामने आई। जमीन पर कब्जा, स्त्रियों पर जुल्म और झूठा रुतबा। गांव वालों ने रेशमा का साथ दिया। वो घर अब सिर्फ एक घर नहीं, न्याय का प्रतीक बन चुका था। रेशमा ने उस पेड़ पर बने घर को दोबारा बनवाया। अब वहां गांव की सताई हुई लड़कियां आती थीं, जो नए जीवन की शुरुआत करतीं। रेशमा ने उस घर का नाम रखा नैना आश्रय। अब वहां सिर्फ लकड़ी की छत नहीं थी, बल्कि साहस की नींव थी। और हर रात जब रेशमा बैठकर पेड़ से नीचे देखती, उसे हवा में नैना की मुस्कान महसूस होती, जैसे कह रही हो, अब तू अकेली नहीं है, तूने हमें मुक्त किया। रेशमा अब भी उसी पेड़ के घर में रहती है, लेकिन अब वो डरती नहीं, क्योंकि अब वो जानती है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है एक औरत का जागना। रवि अब एक बड़ा आदमी बन चुका था। मल्टीनेशनल कंपनी में ऊंचा पद, आलीशान घर, महंगी गाड़ी और सब तरफ इज्जत। बड़े शहर की तेज रफ्तार जिंदगी में उसका हर दिन मीटिंग्स, प्रेजेंटेशन और बिजनेस डील्स से भरा रहता था। उसका हर कदम उसे और ऊंचाई की तरफ ले जा रहा था, पर इसी तेजी में पीछे कुछ छूटता जा रहा था। वो जो सबसे अनमोल था, उसकी माँ। माँ अब भी गांव के उसी पुराने घर में रहती थी। मिट्टी की सौंधी खुशबू और चौखट पर टंगी तुलसी की माला अब भी वही थी, पर घर का आंगन अब पहले जैसा नहीं रहा था। वहां अब खिलखिलाहट नहीं गूंजती थी, ना ही कोई दौड़ती भागती छोटी सी परछाई दिखती थी। माँ की आंखें अब हर दिन दरवाजे की ओर लगी रहती थीं, शायद रवि के आने का इंतजार करते हुए। माँ अक्सर रवि को फोन करती। वो पूछती, कैसा है बेटा, ख्याल रखता है ना अपना, कुछ खाया? रवि जल्दबाजी में कहता, हाँ माँ, सब ठीक है, बहुत बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। और फिर बाद में कभी नहीं आता। वक्त बीतता गया। एक दिन माँ ने फोन किया। आवाज में कमजोरी थी। बोली, बेटा, तू अगली बार आए तो मेरे लिए एक चप्पल लेते आना, पुरानी टूट गई है, अब चलना मुश्किल होता है। रवि ने झुंझलाते हुए कहा, ठीक है माँ, देखता हूँ। फिर उसने वो बात भी भूल दी। दिन, हफ्ते और फिर महीने बीतते गए। रवि की जिंदगी में एक के बाद एक सफलता आती रही, पर माँ के उस टूटे हुए चप्पल की आवाज धीरे धीरे खामोश होती गई। और फिर एक दिन अचानक गांव से एक फोन आया। माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। रवि का दिल धड़क उठा, जैसे किसी ने जमीन खींच ली हो उसके पैरों तले से। बिना सोचे समझे वह पहली फ्लाइट से गांव पहुंचा। घर वैसा ही था, पर माँ नहीं थी। वो कमरा जहां माँ ने जिंदगी गुजारी थी, अब सूना था। रवि ने धीरे धीरे दरवाजा खोला। कमरा धूल से भरा था, पर एक कोने में एक जोड़ी टूटी हुई चप्पल पड़ी थी। वही चप्पल जिसके लिए माँ ने कहा था। उसी चप्पल के पास एक छोटी सी पोटली रखी थी। रवि ने पोटली खोली तो उसमें उसके बचपन की निशानियां थीं। एक पुराना टेडी बियर, उसका पहला रिपोर्ट कार्ड जिसमें बहुत अच्छा छात्र लिखा था, राखियां जो उसकी बहन ने भेजी थीं, और एक पुरानी तस्वीर। रवि अपनी माँ की गोद में हंसता हुआ। वो फूट फूट कर रो पड़ा। उसकी सारी सफलता, सारी उपलब्धियां उस टूटी हुई चप्पल के आगे बौनी लग रही थीं। जिस माँ ने अपनी पूरी जिंदगी नंगे पांव चल दी, उसके लिए वो एक जोड़ी चप्पल भी नहीं ला सका। उस दिन रवि ने समझा, जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धियां अक्सर वो नहीं होती जो दुनिया को दिखती है, बल्कि वो होती हैं जो दिल को सुकून देती हैं। और माँ